हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी फॉर ऑल। और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी फॉर ऑल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ शुरू की थी यूपी टीजीटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में, हम उनकी एक सीरीज़ लेकर आए हैं। और उसी क्रम में मैं जो आज क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ वो है टीजीटी बायोलॉजी का 2002 का क्वेश्चन पेपर। और इस क्वेश्चन पेपर में 85 क्वेश्चंस हैं और मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 2 वीडियोस में ये पूरा क्वेश्चन पेपर कवर हो सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी और पीजीटी के यूपी की जो वैकेंसी निकली है 15,000 वैकेंसी निकली है, उसके एग्ज़ाम्स बहुत जल्द ही शुरू होने वाले हैं, संभवतः अगले महीने शुरू होने वाले हैं। और उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही मेहनत से इसकी तैयारियों में लगे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप देखिए, इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, इसको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए लोग दोस्तों के बीच में। आपके कोई सुझाव हैं, कोई कमेंट है या कुछ आप हमें सजेशन देना चाहते हैं जिससे इस वीडियो की क्वालिटी को और बेहतर किया जा सके, इसका कंटेंट को सुधारा जा सके, या आप कुछ नए आइडियाज़ हमें भी दे सकते हैं कि इस वीडियो में और आप क्या चाहते हैं, यानी वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करें, जिससे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इसको समझने में, विषय को समझने में सहायता मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ूंगा और हिंदी में भी इसको बताऊंगा। और इस तरह से जो उसके सही ऑप्शन है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिजीजेस फाउंड इन डोमेस्टिक एनिमल्स, जो घरेलू जानवर होते हैं इनमें से कौन सी बीमारी पाई जाती है? ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, जॉन्डिस, इसको हिंदी में पीलिया बोलते हैं, न्यूमोनिया, या इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में वही नाम है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि इनमें से घरेलू जानवरों में, पालतू जानवरों में कौन सी बीमारी पाई जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है न्यूमोनिया। कुछ घरेलू जानवरों में निमोनिया, वायरल निमोनिया देखा गया है। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो है 3rd, न्यूमोनिया। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड ऑफ। वायरस का जो कैप्सिड यानी कैप्सिड जो खोल है, उसका जो बाहरी आवरण है वो किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, म्यूकोप्रोटीन का बना होता है, या स्टार्च का बना होता है? हिंदी में भी वही नाम है। वायरस का खोल किसका बना होता है? देखिए, वायरस एक कंप्लीट वायरस होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है इसका प्रोटीन पार्ट जो बाहर की तरफ होता है, और दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड पार्ट। न्यूक्लिक एसिड में आरएनए हो सकता है या फिर डीएनए वायरस में हो सकता है। और जो उसका बाहर वाला पार्ट है उसको कैप्सिड बोलते हैं। और कैप्सिड बेसिकली छोटे छोटे कैप्सोमियर्स की यूनिट से मिलकर बना होता है। जैसे टीएमवी वायरस में जो कैप्सोमियर है उनकी संख्या 2200 तक हो सकती है। तो जो बाहरी उसका आवरण है, खोल है, वो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्रेडिट फॉर द फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस गोज टू। वायरस को पहली बार किसने क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त किया था? लुई पाश्चर थे, इवानोव्स्की थे, एस लूरिया थे, या WM स्टेनले थे? वायरस को सर्वप्रथम क्रिस्टल रूप में किसने प्राप्त किया था? क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो जवाब है WM स्टेनले ने। सो द क्रेडिट फॉर फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस गोज टू WM स्टेनले। इवानोव्स्की ने वायरस की खोज की थी, लुई पाश्चर ने वायरस नाम दिया था, और WM स्टेनले ने वायरस को सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? अरस्तु, इंग्लिश में एरिस्टोटल लिखते हैं, डायोस्कोरिडस थे, या थियोफ्रेस्टस थे, या फिर वो
प्लाइनी, उसको एल्डर द प्लाइनी भी उनका पूरा नाम है। तो टर्म लाइकेन जो है, लाइकेन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी भी बोला जाता है, याद रखिए, फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है किसको, थियोफ्रेस्टस को। और अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। और हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, टर्म लाइकेन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय थियोफ्रेस्टस। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यूजुअली द सेल्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास पोजेस क्लोरोप्लास्ट विच इज, इसमें पूछा गया क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास बेसिकली एक यूनिसेलुलर एल्गी है, एक यूनिसेलुलर एल्गी है। तो पूछा गया है ये इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, जालिकावत होती है, एच शेप का होता है, वो कप के आकार का होता है या डिस्क के आकार का होता है, रेटिकुलेट जाल के आकार का, एच शेप्ड, कप शेप्ड या डिस्कॉइड। इसका सही जो आंसर है वो है कप शेप। याद रखिए क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो कप शेप्ड होता है, ठीक है। और जो रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होता है वो ओडोगोनियम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ओडोगोनियम में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द ऑर्गन by which urethrax is attached to its substratum is called, वो कौन सा ऑर्गन है जिसकी मदद से यूरोथ्रिक्स किसी एक सबस्ट्रेटम पर किसी आधार पर जुड़ी हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं, राइजोइड्स होते हैं, वो होल्ड फास्ट होते हैं, ट्राइकोमस होते हैं, या फिर वो रूट्स यानी कि जड़ें होती हैं। तो यूरोथ्रिक्स जो एल्गी है वो एक किसी सबस्ट्रेटम पर जुड़ी होती है और जिस ऑर्गन की मदद से जुड़ी होती है उसको होल्ड फास्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट। तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है होल्ड फास्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है पामेला स्टेज किस में पाई जाती है। पामेला स्टेज इज फाउंड इन यूलोथ्रिक्स में पाई जाती है, स्पाइरोगारा में पाई जाती है, सिस्टोपस में पाई जाती है, या फिर एस्परजिलस में पाई जाती है। पामेला स्टेज किन में पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 7 में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में पामेला स्टेज पाई जाती है। ये एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया द शेप ऑफ कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी है, एक वॉलवॉक्स बेसिकली एक कॉलोनियल एल्गी है, उसका शेप किस तरीके का होता है, ग्लोबुलर है, ओवल है, एलिप्टिकल है या सिलिंड्रिकल है, गोलाकृति है, अंडाकार है, चपटी है यानी चपटा है वो, या फिर वो बेलनाकृति है। तो उसकी जो वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी है उसका शेप क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3rd, एलिप्टिकल। ठीक है, एलिप्टिकल मतलब थोड़ा सा चपटा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ओडोगोनियम इज। देखिए क्वेश्चन ये पीछे आया था कि क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लेमाइडोमोनास, उसमें मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताया था वहाँ पर। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ओडोगोनियम, ओडोगोनियम का क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, डिस्कॉइड है, डिस्क के आकार का है, रेटिकुलेट जालिकावत है, सैटेलाइट होना चाहिए यहाँ पर, और या फिर पैराइटल। सैटेलाइट और 4th ऑप्शन है पैराइटल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ओडोगोनियम इज रेटिकुलेट, जालिकावत उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है द एपिकल सेल ऑफ एक्टोकार्पस इज। एक्टोकार्पस की जो एपिकल सेल होती हैं, शीर्ष कोशिकाएं होती हैं, कैसी होती हैं वो, गुंबजाकार है, समुंड है, नुकीली हैं या पालीवत हैं, डोम शेप्ड है, कैपिटेट है, पॉइंटेड है या फिर लोब्ड है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि द एपिकल सेल ऑफ एक्टोकार्पस इज पॉइंटेड, नुकीली होती हैं। कैसी होती हैं, नुकीली होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 द एल्गा बैट्राकोस्पर्मम
ये क्वेश्चन देखिए पहले भी एक बार पूछा गया था। है क्या है? फ्रेश वाटर फ्री फ्लोटिंग है, फ्रेश वाटर लिथोफाइटिक है, मराइन एंड फ्री फ्लोटिंग है, और मराइन और लिथोफाइटिक है। इसका हिंदी में मतलब ये है कि भाई वो ताजे जल में पाई जाती है और स्वतंत्र रूप से तैरती रहती है। ताजे जल में पाई जाती है लेकिन किसी शिला से जुड़ी हुई होती है। तीसरा है कि समुद्री जल में पाई जाती है और फ्री फ्लोटिंग यानी कि ये स्वतंत्र रूप से तैरने वाली है, या फिर समुद्री जल में पाई जाती है और किसी शिला के ऊपर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 में तो देखिए ये जो एल्गा है बेसिकली एक फ्रेश वाटर एल्गी है। क्या है? एक फ्रेश वाटर एल्गी है, और लिथोफाइटिक है यानी कि किसी शिला या चट्टान के ऊपर पाई जाती है। नॉर्मली ये फ्री फ्लोटिंग नहीं है, ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है और लिथोफाइटिक है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, फ्रेश वाटर एंड लिथोफाइटिक। क्वेश्चन नंबर 12, द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ नॉस्टॉक सेल इज मेड ऑफ। जो नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी है उसके वॉल की जो इनर मोस्ट लेयर है वो किसकी बनी होती है? 4 ऑप्शन दिए हैं। म्यूकोपेप्टाइड की बनी है, सेलुलोज की बनी है, सेलुलोज और पैक्टोज की बनी है, या फिर सिर्फ पैक्टोज की बनी है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 12। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है द इनर वॉल ऑफ नॉस्टॉक सेल इज मेड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। किसकी? म्यूकोपेप्टाइड। 13 में पूछा गया है द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल, यानी कि फंगल सेल वॉल किसकी बनी होती है? 4 सब्सटेंसेस के नाम दिए गए हैं। लिग्निन है, सुबेरिन है, चिटिन है, या इसको काइटिन भी बोलते हैं लोग, और या फिर क्यूटिन है। तो ये आपको पता होना चाहिए जो फंगस है उनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, और इसी आधार पर उनको प्लांट ग्रुप से अलग किया गया है। पहले फंगस को भी प्लांट ग्रुप में रखा गया था, क्योंकि अब चूँकि सेल वॉल के कंपोजिशन उनका जो प्लांट उनकी सेल वॉल के कंपोजिशन से अलग है, इसलिए उनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक अलग किंगडम में स्थान दिया गया, जिसको किंगडम फंजाई बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। 14 में पूछा गया है, 14 में पूछा गया द फंगस सेल लैक्स, एक फंगल सेल में क्या नहीं होता है? इन 4 ऑर्गेनेल्स 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। राइबोसोम्स नहीं होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर का सही जो ऑप्शन है वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देखिए राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये तो प्रोटीन सिंथेसिस के बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं, इनके बिना प्रोटीन सिंथेसिस संभव नहीं है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स सही ऑप्शन है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स फंगस में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया क्लैम्प कनेक्शंस वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय। क्लैम्प कनेक्शंस को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा? ब्लैकेस्ली थे, स्पैरो थे, सरकाडो थे, या फिर वो हॉफमैन थे? ब्लैकेस्ली, स्पैरो, सरकाडो या फिर हॉफमैन? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का क्लैम्प कनेक्शन वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय हॉफमैन। सबसे पहले किसने देखा था? हॉफमैन ने। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है हेटेरोथैलिस वॉज डिस्कवर्ड, यानी कि 2 तरह के थैलस पाया जाना, इसको हेटेरोथैलिज्म बोलते हैं। हिंदी में विषम जालिकता, उसको सबसे पहले किस कवक में देखा गया? ठीक है, म्यूकर था वो, एस्परजिलस था, पक्सीनिया थी, या फिर वो अल्बियोगो था? क्वेश्चन नंबर 16। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है हेटेरोथैलिज्म सबसे पहले म्यूकर में देखा गया था। किसमें? म्यूकर में। हेटेरोथैलिज्म वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन म्यूकर। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया अ कप शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प इज कॉल्ड। अब इंग्लिश में पता नहीं इन्होंने किस तरह से उसको लिखा है, हिंदी में कप के समान आकृत वाली संरचना को कहते हैं। अ कप शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन दिए गए, क्लाइस्टोथीशियम, अपोथीशियम, पेरिथीशियम या स्यूडोथीशियम। इंग्लिश में और हिंदी में नाम वही हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, इसको बोलते हैं क्या? अपोथीशियम। अ कप शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी, जिसको एस्कोकार्प भी बोलते हैं, उसको अपोथीशियम भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, अपोथीशियम। क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 18 में पूछा गया है विंग्स ऑफ बैट, लोकस्ट एंड पिजियन आर एग्जाम्पल ऑफ। चमगादड़ के, लोकस्ट यानी टिड्डा और कबूतर के जो पंख हैं वो
किसका एग्जाम्पल है? क्या वो होमोलोगस ऑर्गन है, क्या वो एनालॉगस ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, या फिर एक्सोस्केलेटल और स्ट्रक्चर्स है? वो समजात अंग है, समरूप अंग है, अवशेषी अंग है, या फिर बाह्य कंकालीय अंग है? देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो विद्यार्थी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको मेरा सुझाव ये है कि एक बार इसको आप पढ़ लीजिए कि होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं और एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। इनको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो है ये एनालॉगस ऑर्गन है। कैसे? एनालॉगस ऑर्गन है। क्यों है? देखिए, एनालॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं, मैंने आपको पिछली बार भी जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर एक्सप्लेन किया था। एनालॉगस ऑर्गन वो होते हैं जिन ऑर्गन्स का काम तो एक जैसा है, काम तो फंक्शन तो एक जैसा है, लेकिन इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो आंतरिक संरचना है, वो अलग अलग होती है। बैट, लोकस और पिजियन के विंग्स सब ये उड़ने का ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनका इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो इसलिए उनको एनालॉगस ऑर्गन कहा जाता है। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? जिनका फंक्शन अलग अलग है, यानी कि वो काम अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन उनका इंटरनल आंतरिक स्ट्रक्चर एक जैसा है, तो वो होमोलोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। रीज़न ऑफ डेथ ऑफ पेशेंट ऑफ कोबरा बाइट। अगर किसी को कोबरा काट लेता है, कोबरा आपको पता है कि कोबरा है, क्रेट है, रसल वाइपर है, ये बहुत ही हाईली पॉइजनस सांप की कैटेगरीज में आते हैं। अगर ये किसी को काट लें तो कुछ ही घंटों में इलाज ना मिलने पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है जिसको ये काटते हैं। तो ये पूछा गया है कि भाई कोबरा के काटने से किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो उसका सही में कारण क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी जो ब्लड में पाए जाते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स का परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। इनएक्टिवेशन ऑफ नर्व्स, वो नर्व्स इनएक्टिवेट हो जाती हैं, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। देखिए, कोबरा का जो वेनम होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। वेनम दो तरीके का होता है सांपों में, एक या तो न्यूरोटॉक्सिक होता है या फिर हीमोटॉक्सिक होता है। हीमोटॉक्सिक जो वेनम होता है वो ब्लड में पाने वाली आरबीसी को बर्स्ट कर देता है, ब्लड अंदर कोआगुलेट हो जाता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है कुछ ही घंटों में। न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन में क्या होता है, इससे ये सीधे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, और नर्वस सिस्टम फेल होने की वजह से जो बहुत सारे महत्वपूर्ण अंग हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, तो उसकी वजह से उस पेशेंट की कुछ ही घंटों में इलाज ना मिलने की वजह से डेथ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम इज़ इन। इकोसिस्टम जो है उसका इम्पॉर्टेंस क्या है, वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? साइक्लिंग ऑफ सम एलिमेंट्स एंड गैसेस, वातावरण में जो गैसेस पाई जाती है और जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनका जो चक्रीकरण है उसमें ये बहुत ज़रूरी है। या फिर फ्लो ऑफ एनर्जी, दोनों हैं, दोनों में से कोई नहीं है, या इनमें से कोई एक है। ऊर्जा के प्रवाह, कुछ तत्वों तथा गैसों के चक्रीकरण में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या? इकोसिस्टम। तो इसका जवाब जो सही होना चाहिए वो है ऑप्शन 3, बोथ, यानी कि वो फ्लो ऑफ एनर्जी का जो फ्लो होता है एक स्तर से दूसरे स्तर पर, और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं उनकी साइक्लिंग यानी कि उनका चक्रीकरण बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। तो इस क्वेश्चन 20 का जो ऑप्शन है, सही ऑप्शन है वो है 3rd, यानी कि फ्लो ऑफ एनर्जी और साइक्लिंग ऑफ सम एलिमेंट्स एंड गैसेस दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि 21 में पूछा गया है, हिप्नोटॉक्सिन इज़ अ पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा गया है लेकिन कुछ दूसरी तरीके से पूछा गया था। तो पूछा गया हिप्नोटॉक्सिन जो पॉइजनस सब्सटेंस जहरीला पदार्थ है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? पैरासिटिक प्रोटोजोन्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, स्पॉन्जेस के द्वारा, एस्केरिस के द्वारा, या फिर नेमेटोसिस्ट के द्वारा? हिंदी में परजीवी प्रोटोजोआ, स्पंज, एस्केरिस या फिर नेमेटोसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर है आंसर नंबर 4, नेमेटोसिस्ट। ठीक है, फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनमें इस तरह का सब्सटेंस पाया जाता है जिसको वो हिप्नोटॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन है नेमेटोसिस्ट। स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज कॉज्ड बाय। स्लीपिंग सिकनेस को निंद्रा रोग बोलते हैं, उसका कारण क्या है? ट्रिपनोसोमस, लीशमैनिया, प्लाज्मोडियम या फिर एंटामीबा। ये 4 नाम दिए हुए हैं।
इनमें से स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है? क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ट्रिपनोसोमा। इसका पूरा नाम है ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस। उसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस होता है। क्वेश्चन नंबर 22। और इसका जो वेक्टर होता है, यानी कि जो उसको कैरी करता है, वो होता है सीसी फ्लाई। और साधारणतः ये रोग अफ्रीकन देश में ज़्यादा कॉमन है, हमारे यहाँ इतना हालांकि कॉमन नहीं है ये। तो स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज़ कॉज्ड बाय ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस, पूरा नाम। 23 में पूछा है, 23 में, विच वन इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर मैन? प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक होती है? 4 ऑप्शन है, स्पोरोजोइट है, मीरोजोइट है, गैमेटोसाइट्स है, या फिर वो ट्रोफोजोइट्स है। तो प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्टिव स्टेज जो हमारे लिए हानिकारक है वो है स्पोरोजोइट। कौन सी है? स्पोरोजोइट। और प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम बेसिकली प्लाज्मोडियम की जो स्पीशीज़ हैं वो उसकी वजह से क्या होता है? उनकी वजह से मलेरिया होता है। उनकी वजह से क्या होता है? मलेरिया होता है। तो कौन सी स्टेज हमारे लिए इन्फेक्टिव है? तो वो है स्पोरोजोइट। तो जो लोग इस समय तैयारी कर रहे हैं तो उनको मेरा यही सुझाव है कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को भी एक बार वो अच्छी तरह से पढ़ लें, कौन कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज होती हैं। और यही नहीं, जो विभिन्न तरीके की बीमारियां होती हैं, चाहे वो वायरस से होती हों या बैक्टीरिया से होती हों या वो किन्हीं अन्य ऑर्गेनिज्म से होती हैं, उनके नाम याद कीजिए और वो किस बीमारी को कॉज करते हैं उसके नाम भी एक बार आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच पैरासाइट डज नॉट रिक्वायर अ सेकेंडरी होस्ट? किस पैरासाइट को, किस परजीवी को द्वितीयक पोषक की आवश्यकता होती ही नहीं है? फैसियोला हिपेटिका, टीनिया सोलियम है, एस्केरिस है, या फिर ये प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीशीज होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है, प्लाज्मोडियम मलेरी है। तो पूछ रहा है कि इसमें सेकेंडरी होस्ट की ज़रूरत किसको नहीं होती है? इस क्वेश्चन का आंसर है एस्केरिस। एस्केरिस में सेकेंडरी होस्ट कोई होता ही नहीं है। कई बार गंदे पानी, कंटेमिनेटेड वाटर या खाने की वजह से अनजाने में वो एस्केरिस के जो एग्स होते हैं वो फर्टिलाइज्ड एग हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर वो वहाँ पर धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं। एस्केरिस को किसी सेकेंडरी होस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, 25, विच सेल्स इन हाइड्रा आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक रिजर्व? किन सेल्स को हाइड्रा में एम्ब्रियोनिक यानी कि भ्रूणीय आरक्षण कहा गया है? उपकला पेशी कोशिकाएं हैं, अंतराली कोशिकाएं हैं, ग्रंथि कोशिकाएं हैं, या ग्रंथिल पेशी कोशिकाएं हैं? इंग्लिश में एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, ग्लैंड सेल्स हैं, या ग्लैंडुलो मस्कुलर सेल्स हैं? इस क्वेश्चन का सही जो जवाब है, सही आंसर है वो है इंटरस्टिशियल सेल्स। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, अमीबॉइड स्पर्म्स आर फाउंड इन? अमीबा शेप के स्पर्म किन में पाए जाते हैं? हाइड्रा में पाए जाते हैं, ल्यूकोसोलेनियम में पाए जाते हैं, स्नेल यानी कि घोंगा में पाए जाते हैं, या फिर एस्केरिस में पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है एस्केरिस। एस्केरिस में जो स्पर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अमीबॉइड शेप होते हैं। कैसे? अमीबा के शेप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 27, Chlorogogan cells of earthworms are analogous to which structure of vertebrates? केचुए में जो क्लेरागोगन कोशिकाएं होती हैं वो कशेरुकों की किस संरचना में कार्यों में समान होती हैं, समरूप होती हैं? वो यकृत जैसी होती हैं, उनका फंक्शन उनका यकृत जैसा है। यकृत मतलब लिवर, फेफड़े मतलब लंग्स, वृक मतलब किडनीज, लार ग्रंथि मतलब सलेवरी ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 27 में जो पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर नंबर 1, लिवर। द क्लोरागोगन सेल्स ऑफ अर्थवॉर्म्स आर एनालॉगस टू लिवर ऑफ वर्टिब्रेट्स। 28 में क्या पूछा गया है? मेन फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम ऑफ अर्थवॉर्म इज? केचुए के जो अग्रभाग में जो क्लाइटेलम पाया जाता है,
क्लाइटेलम, केचुए में जो क्लाइटेलम है उसका मुख्य कार्य क्या है? उत्सर्जन है यानी एक्सक्रीशन है, मैथुन यानी कि कॉपुलेशन है, कुकून निर्माण मतलब कुकून फॉर्मेशन, गमन का मतलब लोकोमोशन। किस में मदद करता है क्लाइटेलम? क्वेश्चन नंबर 28। जो अर्थवर्म यानी कि केचुआ है उसमें क्लाइटेलम का जो मुख्य कार्य है वो है कुकून फॉर्मेशन, कुकून के निर्माण का उसका मुख्य काम है। क्वेश्चन नंबर 29। इन हनी बीज स्पेसिफाइड डांस इज मेंट फॉर। देखिए ये आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि मधुमक्खियों में एक विशेष प्रकार का नाच का क्या उद्देश्य होता है? जनन यानी कि रिप्रोडक्शन, भोजन के स्रोत की सूचना देना, इन्फॉर्मिंग द सोर्स ऑफ फूड, किलिंग फॉरेन बीज, बाहर से जो बीज यानी कि मधुमक्खियाँ आती हैं उनको मारने के लिए, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है इन्फॉर्मिंग द सोर्स ऑफ फूड। जब मधुमक्खियाँ भोजन के स्रोत के पास होती हैं तो वो दो तरह का डांस करती हैं। एक वैगल डांस होता है, दूसरा सर्कुलर डांस होता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि उनके मधुमक्खी के छत्ते से खाने का जो सोर्स है वो कितनी दूर है। ठीक है, उसके हिसाब से तो उनका जो स्पेसिफिक डांस होता है वैगल डांस होता है, एक सर्कुलर डांस होता है। तो वो किसकी सूचना देता है? सूचना देता है कि भोजन कहाँ पर है और कितनी दूर पर है, किस दिशा में है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप याद कर लीजिए। इसको वैगल डांस बोलते हैं हनी बीज में। और जिस वैज्ञानिक ने इस बात का पता लगाया था, इसकी खोज की थी, के बारे में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। मुझे अभी नाम उनका याद नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30। सैंड फ्लाई ट्रांसमिट्स द पैथोजन ऑफ। सैंड फ्लाई जो होती है वो इनमें से किस बीमारी के पैथोजन्स को ट्रांसमिट करती है, कैरी करती है? काला आजार के बीमारी के, टाइफाइड, स्लीपिंग सिकनेस, या फिर मलेरिया? इस क्वेश्चन का सही आंसर काला आजार। सैंड फ्लाई जो होती है काला आजार नामक बीमारी के जो पैथोजन्स होते हैं यानी कि डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कैरी करती है। ठीक है, और सैंड फ्लाई को दूसरा नाम फ्लैबोटमस भी है इसका। तो अगर फ्लैबोटमस लिखा हुआ आए क्वेश्चन में तो समझ लीजिए वो सैंड फ्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, और वो किस बीमारी के वेक्टर को कैरी करती है? काला आजार। और स्लीपिंग सिकनेस के बारे में जो क्वेश्चन था वो था सीसी फ्लाई, TSE सीसी फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 31। कोलेटेरियल ग्लैंड्स ऑफ कॉकरोच हेल्प इन। कॉकरोच की कोलेटेरियल जो ग्रंथियां होती हैं उनका क्या मुख्य कार्य क्या है भाई? पाचन है, मैथुन है, कुकून निर्माण है, या फिर निषेचन है? इंग्लिश में डाइजेशन है, कॉपुलेशन है, या फॉर्मेशन ऑफ कुकून है, या फिर फर्टिलाइजेशन? क्वेश्चन नंबर 31। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है कुकून फॉर्मेशन। कॉकरोच में भी कोलेटरल ग्लैंड्स होती हैं, उनका मुख्य काम है कुकून का निर्माण करना।